नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पूजा की ज़ुबानी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आशा करती हूँ मेरे सभी श्रोतागण स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। साहित्यिक सीरीज़ की आज की कहानी का नाम है लांछन। ये कहानी रोचक होने के साथ साथ हमें बहुत बड़ा सामाजिक संदेश भी देती है। आइए इस कहानी को मैं आपको विस्तार से सुनाती हूँ। अगर संसार में ऐसा प्राणी होता जिसकी आंखें लोगों के हृदय के भीतर घुस सकती, तो ऐसे बहुत कम मनुष्य होंगे जो उसके सामने सीधी आंखें करके ताक सकते। महिला आश्रम की जुगनूबाई के विषय में लोगों की धारणा कुछ ऐसी ही हो गई थी। वह बेपढ़ी लिखी गरीब बूढ़ी औरत थी, देखने में बड़ी ही सरल, बड़ी हंसमुख, लेकिन जैसे किसी चतुर प्रूफ रीडर की निगाह गलतियों ही पर जा पड़ती है, उसी तरह उसकी आंखें भी बुराइयां ही पर पहुंच जाती थीं। शहर में ऐसी कोई महिला न थी जिसके विषय में दो चार लुकी छिपी बातें उसे न मालूम हो। उसका ठिगना स्थूल शरीर, गोल मुंह, फुले फुले गाल, छोटी छोटी आंखें उसके स्वभाव की प्रखरता और तेजी पर पर्दा सा डाले रहती थी। लेकिन जब वह किसी की कुत्सा करने लगती तो उसकी आकृति कठोर हो जाती, आंखें फैल जाती और कंठ स्वर कर्कश हो जाता। उसका काम था महिला आश्रम में महिलाओं की सेवा टहल करना, पर महिलाएं उसकी सूरत से कांपती थी। उसका आतंक था कि ज्यों ही वह कमरे में कदम रखती, ओठों पर खेलती हुई हंसी जैसे रो पड़ती, चहकने वाली आवाजें जैसे बुझ जाती थीं, मानो उनके मुख पर लोगों को अपने पिछले रहस्य अंकित नजर आते हों। पिछले रहस्य? कौन है जो अपने अतीत को किसी भयंकर जंतु के समान कटघरों में बंद करके न रखना चाहता हो। धनियों को चोरों के भय से निद्रा नहीं आती और मानियों को उसी भांति मान की रक्षा करनी पड़ती है। जुगनू के दिल में हजारों मुर्दे गड़े पड़े थे और वह जरूरत पड़ने पर उन्हें उखाड़ दिया करती थी। जहाँ किसी महिला ने दून की ली या शान दिखाई, वहां जुगनू की त्योरियां बदली। उसकी एक कड़ी निगाह अच्छे अच्छों को दहला देती थी, मगर यह बात न थी कि स्त्रियां उससे घृणा करती हों। नहीं, सभी बड़े चाव से उसे मिलती और उसका आदर सत्कार करती। अपने पड़ोसियों की निंदा सनातन से मनुष्य के लिए मनोरंजन का विषय रही है और जुगनू के पास इसका काफी सामान था। नगर में इंदुमती महिला पाठशाला नाम का एक लड़कियों का हाई स्कूल था। हाल में मिस खुर्शेद उसकी हेड मिस्ट्रेस होकर आई थी। शहर में महिलाओं का दूसरा क्लब न था। मिस खुर्शेद एक दिन आश्रम में आई। ऐसी ऊंचे दर्जे की शिक्षा पाई हुई आश्रम में कोई देवी न थी। उनकी बड़ी आवभगत हुई। पहले ही दिन मालूम हो गया कि मिस खुर्शेद के आने से आश्रम में एक नए जीवन का संचार होगा। कुछ इस तरह दिल खोलकर हर एक से मिली, कुछ ऐसी दिलचस्प बातें की कि सभी देवियां मुग्ध हो गईं। अभिनय कला में तो उन्होंने लंदन में नाम कमा ही लिया था। ऐसी सर्वगुण संपन्न देवी का आना आश्रम का सौभाग्य था। उनका गुलाबी गोरा रंग, नए फैशन के कटे हुए केश, एक एक चीज उनके बारे में सही सांचे में ढला हुआ था। मादकता की ऐसी अच्छी प्रतिमा न बन सकती थी। चलते समय मिस खुर्शेद ने मिसेस टंडन, जो कि आश्रम की प्रधान थी, उनसे एकांत में बुलाकर पूछा, यह बुढ़िया कौन है? जुगनू कई बार कमरे में आकर मिस खुर्शेद को अन्वेषण की आंखों से देख चुकी थी, मानो कोई शहसवार किसी नई घोड़ी को देख रहा हो। मिसेस टंडन ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ ऊपर का काम करने के लिए नौकर है, कोई काम हो तो बुलाऊं? मिस खुर्शेद ने धन्यवाद देकर कहा, जी नहीं, कोई विशेष काम नहीं है। मुझे ये चालबाज मालूम होती है। यह भी देख रही हूँ कि वह सेविका नहीं, यहाँ की स्वामिनी लगती है। मिसेस टंडन तो जुगनू से जल ही बैठी। इनके वैधव्य को लांछित करने के लिए वह उन्हें सदा सुहागिन कहा करती थी। मिस खुर्शेद से उनकी जितनी बुराई हो सकी वह की और उससे सचेत रहने का आदेश दिया। मिस खुर्शेद ने गंभीर होकर कहा, तब तो बड़ी भयंकर स्त्री है, तभी सब देवियां इससे कांपती है। आप इसे निकाल क्यों नहीं देती? मिसेस टंडन ने अपनी मजबूरी बताई। निकाल कैसे दूं? जिंदा रहना मुश्किल हो जाए। हमारा भाग्य उसकी मुट्ठी में है। आपको 2-4 दिन में उसके जौहर खुलेंगे। मैं तो डरती हूँ कहीं आप भी उसके पंजे में न फंस जाएं। उसके सामने भूल कर भी किसी पुरुष से बातें न कीजिएगा। इसके गोयंदे न जाने कहाँ कहाँ लगे हुए हैं।
नौकर से मिलकर भेद यह ले, डाकिये से मिलकर चिट्ठियां यह देखे, लड़कों को फुसलाकर घर का हाल यह पूछे। इसे तो पुलिस में जाना चाहिए था। मिस खुर्शीद ने चिंतित होकर कहा, अच्छा, इसे मैं ठीक करूंगी। अगर निकाल ना दूं तो कहना। मिसेस टंडन, निकाल देने से क्या होगा? उसकी जबान तो बंद ना होगी, तब तो वह और भी निडर होकर कीचड़ फेंकेगी। मिस खुर्शीद ने फिर निश्चिंत स्वर में कहा, मैं उसकी जबान भी बंद कर दूंगी बहन, आप देख लीजिएगा। टके की औरत यहाँ बादशाहत कर रही है, मैं यह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह चली गई तो मिसेस टंडन ने जुगनू को बुलाकर कहा, इस नई मिस साहब को देख, यहाँ प्रिंसिपल हैं। जुगनू ने द्वेष भरे स्वर में कहा, आप देखें, मैं ऐसी सैकड़ों छोकरियां देख चुकी हूँ, आंखों का पानी तो जैसे मर ही गया है इनका। मिसेस टंडन, तुम्हें कच्चा ही खा जाएंगी, उनसे डरती रहना, कह गई हैं मैं इसे ठीक करके छोड़ूंगी। मैंने सोचा तुम्हें चेता दूं, ऐसा ना हो उसके सामने कुछ ऐसी वैसी बातें कह बैठो। जुगनू ने मानो तलवार खींचकर कहा, मुझे चेताने का काम नहीं, उन्हें चेता दीजिएगा। यहाँ का आना न बंद कर दूं तो अपने बाप की नहीं, वह घूम कर दुनिया देख आई है तो मैं यहाँ घर बैठे दुनिया देख चुकी हूँ। मिसेस टंडन ने पीठ ठोकी, मैंने समझा दिया भाई, आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। जुगनू, आप चुपचाप देखती जाइए, कैसा तिगनी का नाच नचाती हूँ। इसने अब तक ब्याह क्यों नहीं किया? उम्र तो 30 के लगभग होगी। मिसेस टंडन ने रद्दा जमाया। कहती है मैं शादी करना ही नहीं चाहती, किसी पुरुष के हाथ अपनी आज़ादी क्यों बेचूं? जुगनू ने आंखें नचाकर कहा, कोई पूछता ही ना होगा, ऐसी बहुत सी कुंवारियां देखी है, 70 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, और कई लड़कियां आ गई और बात का सिलसिला फिर उनके सामने बंद हो गया। दूसरे दिन सवेरे जुगनू मिस खुर्शीद के बंगले पहुंची। मिस खुर्शीद हवा खाने गई हुई थी। खानसामा ने पूछा, कौन हो, कहाँ से आई हो? जुगनू, जी यहीं रहती हूँ बेटा। मेम साहब कहाँ से आई हैं? तुम तो इनके पुराने नौकर होगे ना? खानसामा, नागपुर से आई हैं, मेरा घर भी वही है, 10 साल से इनके साथ ही हूँ। जुगनू, किसी ऊंचे खानदान की होंगी, वह तो रंग ढंग से ही मालूम होता है। खानसामा, खानदान तो कुछ ऐसा ऊंचा नहीं, हाँ तकदीर की जरूर अच्छी है। इनकी माँ अभी तक मिशन में 30 रुपए महीने का कमाती है। यह पढ़ने में तेज थी, वजीफा मिल गया, विलायत चली गई, बस तकदीर खुल गई। अब तो अपनी माँ को बुलाने वाली है, लेकिन वह बुढ़िया शायद ही आए, यह गिरजे विरजे नहीं जाती, इससे दोनों में पटती नहीं है। जुगनू ने कहा, मिजाज की भी तेज ही मालूम होती है। खानसामा, नहीं यूं तो बहुत नेक है, गिरजे नहीं जाती, पर तुम क्या नौकरी की तलाश में यहाँ आई हो? करना चाहो तो कर लो, एक आया वो रखना ही चाह रही हैं। जुगनू, नहीं बेटा जी, मैं अब क्या नौकरी करूँगी। इस बंगले में पहले जो मेम साहब रहती थी वह मुझ पर बड़ी निगाह रखती थी, मैंने समझा चलूं नई मेम साहब को भी आशीर्वाद दे आऊं। खानसामा, यह आशीर्वाद लेने वाली मेम साहब नहीं है, ऐसों से बहुत चिढ़ती हैं। जुगनू, तो यह कहो इनका कोई धर्म कर्म नहीं है, फिर भला गरीबों पर क्यों दया करने लगी? जुगनू को अपनी दीवार खड़ी करने के लिए काफी सामान मिल गया। नीच खानदान की है, माँ से भी नहीं पटती, धर्म से भी विमुख है। पहले धावे में इतनी सफलता कुछ कम न थी। चलते चलते खानसामा से इतना और पूछा, इनके साहब क्या करते हैं? खानसामा ने मुस्कुरा कर कहा, इनकी तो अभी शादी नहीं हुई, साहब कहाँ से होंगे? जुगनू ने बनावटी आश्चर्य से कहा, अरे अब तक ब्याह ही नहीं हुआ? हमारे यहाँ तो दुनिया भी हंसती है ऐसे ऐसे पर। खानसामा, अपना अपना रिवाज है, इनके यहाँ तो कितनी ही औरतें उम्र भर ब्याह नहीं करती। जुगनू ने मार्मिक भाव से कहा, ऐसी कुंवारियों को मैं बहुत देख चुकी हूँ, मुदा इनके यहाँ जो जी में आवे करे, कोई नहीं पूछता। इतने में मिस खुर्शीद आ पहुंची। गुलाबी ज़ारा पढ़ने लगा था, इसलिए मिस साहब साड़ी के ऊपर ओवरकोट पहने हुई थी। एक हाथ में छतरी थी, दूसरे में छोटे कुत्ते की जंजीर थामी हुई थी। जुगनू ने झुककर सलाम किया, पर उन्होंने उसे देखकर भी अनदेखा किया। अंदर जाते ही खानसामा को बुलाकर पूछा, यह औरत यहाँ क्या करने आई है?
खानसामा ने जूते का फीता खोलते हुए कहा, भिखारिन है हुजूर, पर औरत समझदार है। मैंने कहा यहाँ नौकरी करेगी तो राजी नहीं हुई। पूछने लगी इनके साहब क्या करते हैं। मैंने भी बता दिया तो इससे बड़ा ताज्जुब हुआ, और होना भी चाहिए। हिंदुओं में तो दूध मुहे बालकों तक का विवाह हो जाता है। मिस खुर्शीद ने फिर पूछा, और क्या कह रही थी? जी और तो कोई बात नहीं हुजूर। अच्छा ठीक है, उसे मेरे पास भेज दो। जुगनू ने ज्यों ही कमरे में कदम रखा, मिस खुर्शीद ने कुर्सी से उठकर स्वागत किया। आइए माँ जी, मैं जरा सैर करने चली गई थी। आपके आश्रम में तो सब कुशल है ना? जुगनू एक कुर्सी का तकिया पकड़कर वहीं खड़ी खड़ी बोली, कुशल है मिस साहब। मैंने कहा आपको आशीर्वाद ही दे आऊं। जब कोई काम पड़े तो मुझे याद कीजिएगा। यहाँ अकेले तो हुजूर को अच्छा भी न लगता होगा। मिस खुर्शीद, मुझे अपने स्कूल की लड़कियों के साथ बड़ा आनंद मिलता है। वह सब मेरी ही लड़कियां हैं। जुगनू ने मातृभाव से सिर हिलाकर कहा, यह ठीक है मिस साहब, पर अपना अपना ही है। दूसरा अपना हो जाए तो अपनों के लिए कोई क्यों रोए। सहसा एक सुंदर सजीला युवक रेशमी सूट धारण किए जूते चरमर करता हुआ अंदर आया। मिस खुर्शीद ने इस तरह दौड़कर प्रेम से उनका अभिवादन किया मानो जामे में फुली न समाती हो। जुगनू ने उसे देखकर अपने को कोने में छिपा लिया। खुर्शीद ने युवक से गले मिलकर कहा, प्यारे, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। माँ जी आप जाएं, आप फिर कभी आना। यह हमारे परम मित्र विलियम किंग हैं। हम और यह बहुत दिनों तक साथ पढ़े हैं। जुगनू चुपके से निकलकर बाहर आई। खानसामा खड़ा था। पूछा, यह लौंडा कौन है? खानसामा ने सिर हिलाया। मैंने इसे आज ही देखा है। जुगनू, दोनों इस तरह टूटकर गले मिले हैं कि मैं तो लाज के मारे ही मर गई। खानसामा ने मानो अमंगल के आभास से कहा, मुझे तो कुछ बेढब मामला नजर आता है। जुगनू तो यहाँ से सीधे मिसेस टंडन के घर पहुंची। इधर मिस खुर्शीद और युवक में बातें होने लगी। मिस खुर्शीद ने कहा मारकर कहा, तुमने अपना पार्ट खूब खेला लीला। बुढ़िया सचमुच चौंधिया गई। लीला, मैं तो डर रही थी कि कहीं बुढ़िया भांप न जाए। मिस खुर्शीद, मुझे विश्वास था वह आज जरूर आएगी। मैंने दूर से ही उसे बरामदे में देखा और तुम्हें सूचना दी। आज आश्रम में बड़े मजे रहेंगे। जी तो चाहता है महिलाओं की कनफुसकियां सुनती। देख लेना, सभी इसकी बातों पर ही विश्वास करेंगी। लीला, तुम भी तो जानबूझकर दलदल में पांव रख रही हो ना? मिस खुर्शीद, मुझे अभिनय में मजा आता है। बुढ़िया ने बड़ा जुल्म कर रखा है, जरा उसे सबक देना चाहती हूँ। कल तुम इसी वक्त इसी ठाट पर फिर आ जाना। बुढ़िया कल फिर आएगी, उसके पेट में पानी हजम नहीं होगा। आश्रम में उस दिन जुगनू को दम मारने की फुर्सत न मिली। उसने सारा वृत्तांत मिसेस टंडन से कहा। मिसेस टंडन दौड़ी हुई आश्रम पहुंची और अन्य महिलाओं को खबर सुनाई। जुगनू उसकी तस्दीक करने के लिए बुलाई गई। जो महिला आती वह जुगनू के मुंह से यह कथा सुनती। हर एक रिहर्सल में कुछ कुछ रंग और चढ़ता गया, यहाँ तक कि दोपहर होते होते सारे शहर के सभ्य समाज में वह खबर गूंज उठी। एक देवी ने पूछा, यह युवक है कौन? मिसेस टंडन ने कहा, सुना तो उनके साथ पढ़ा हुआ है। दोनों में पहले से कुछ बातचीत रही होगी। वही तो मैं कहती थी, इतनी उम्र हो गई, इन्होंने शादी क्यों नहीं की? अब जाकर कले खुली है। जुगनू, और कुछ हो या ना हो, जवान तो बांका है। टंडन, यह हमारी विद्वान बहनों का हाल है। जुगनू, मैं तो उसकी सूरत देखते ही ताड़ गई थी। धूप में बाल नहीं सफेद किए हैं मैंने। टंडन, अच्छा सुनो, कल फिर जाना। जुगनू, कल नहीं, मैं आज रात को ही जाऊंगी। लेकिन रात को जाने के लिए कोई बहाना जरूरी था। मिसेस टंडन ने आश्रम के लिए किताब मंगवा भेजी थी। रात को 9 बजे जुगनू मिस खुर्शीद के बंगले पर पहुंची। संयोग से लीलावती उस वक्त मौजूद थी। बोली, बुढ़िया तो बेतरह पीछे पड़ गई है। मिस खुर्शीद, मैंने तुमसे कहा नहीं था इसके पेट में पानी न पचेगा। अच्छा सुनो, तुम जाकर रूप भराओ, तब तक मैं इसे बातों में लगाती हूँ। और हाँ, शराबियों की तरह अंट संट बकना शुरू करना और मुझे भगा ले जाने का भी प्रस्ताव करना। बस यूं बन जाना जैसे अपने होश में नहीं हो। लीला वैसे पेशे से डॉक्टर थी। उसका बंगला भी पास में ही था।
वह चली गई तो मिस खुर्शीद ने जुगनू को बुलाया। जुगनू ने एक पुर्जा उसे देकर कहा, मिसेस टंडन ने यह किताब मांगी है। मुझे आने में देर हो गई। मैं इस वक्त आपको कष्ट न देती, पर सवेरे ही वह मुझसे मांगेंगी, इसलिए आ गई। मिस खुर्शीद ने पुर्जा देखकर कहा, इस वक्त तो यह किताब नहीं है, पर सुबह ले जाना। तुमसे कुछ बातें करनी है। बैठो, मैं अभी आती हूँ। वह पर्दा उठाकर पीछे के कमरे में चली गई और वहां से कोई 15 मिनट के बाद एक सुंदर रेशमी साड़ी पहने, इत्र में बसी हुई, मुंह पर पाउडर लगाए निकली। जुगनू ने उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। ओहो, यह श्रृंगार! शायद इस समय वह आने वाला होगा, तभी यह तैयारियां हैं। अभी खुर्शीद कुर्सी पर बैठने भी न पाई थी कि जूतों का चरमट सुनाई दिया और एक क्षण में विलियम किंग ने कमरे में कदम रखा। उसकी आंखें चढ़ी हुई मालूम होती थी और कपड़ों से शराब की गंध आ रही थी और उसने जबरदस्ती खुर्शीद को अपनी ओर खींचा। मिस खुर्शीद ने कहा, चलो हटो, तुम शराब पी कर आए हो? किंग ने उसे कहा, और आज तुम्हें भी पिलाऊंगा। मिस खुर्शीद ने इस तरह जुगनू की उपस्थिति उसे संकेत किया कि जुगनू की उस पर नजर पड़ जाए, पर किंग नशे में मस्त था, जुगनू की तरफ देखा ही नहीं। किंग, इतने दिनों से चोरों की तरह आया हूँ, आज से मैं खुले में आऊंगा। खुर्शीद, तुम तो पागल हो रहे हो, देखते नहीं हो कमरे में कौन बैठा है? किंग ने हक बकाकर जुगनू की तरफ देखा और झिझक कर बोला, यह बुढ़िया यहाँ कब आई? तू यहाँ क्यों आई बुढ़ी? शैतान की बच्ची, यहाँ भेद लेने आती है, हमको बदनाम करना चाहती है। मैं तेरा गला घोंट दूंगा। ठहर, भागती कहाँ है? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जुगनू उसी वक्त मिसेस टंडन के घर पहुंच गई। उसके पेट में बुलबुले उठ रहे थे। डर के मारे वो बिल्कुल सिसक गई थी, पर मिसेस टंडन सो गई थी। वहां से निराश होकर उसने कई दूसरे घरों की कुंडी खटखटाई, पर किसी ने द्वार न खोला और दुखिया को सारी रात इसी तरह काटनी पड़ी। प्रातःकाल वह आश्रम में जा कूदी। कोई आध घंटे में मिसेस टंडन भी आई। उन्हें देखकर उसने उनसे मुंह फेर लिया। मिसेस टंडन ने पूछा, क्या तुम मेरे घर आई थी? इस वक्त मुझसे महाराज ने कहा। जुगनू ने विरक्त भाव से कहा, जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती। भगवान ने ही मेरी कल रक्षा की है, नहीं तो पता नहीं क्या ही हो जाता। मिसेस टंडन ने कहा, अच्छा हुआ क्या, बताओ तो सही। किसी ने कुछ कहा या मिस खुर्शीद ने तुम्हें मारा? नहीं नहीं, उनका वह खसम है ना, उसने मुझे मारने के लिए न जाने क्या क्या चाल चला। जरा देर में और देविया आ पहुंची। यह वृत्तांत सुनने के लिए सभी उत्सुक हो रही थी। जुगनू की कैंची अविश्रांत रूप से चलती रही। महिलाओं को इस वृत्तांत में इतना आनंद आ रहा था कि कुछ न पूछो। एक एक बात को खोद खोद कर पूछती थी। घर के काम धंधे भूल गए, खाने पीने की सुध भी न रही और एक बार सुनकर उनकी तृप्ति न होती थी। बार बार वही कथा नए आनंद से सुनती थी। मिसेस टंडन ने अंत में कहा, हमें आश्रम में ऐसी महिलाओं को लाना ही अनुचित है। आप लोग इस प्रश्न पर विचार करें। मिसेस पांड्या ने समर्थन किया। हम आश्रम को आदर्श से गिराना नहीं चाहते। मैं तो कहती हूँ ऐसी औरत को किसी संस्थान की प्रिंसिपल बनना ही नहीं चाहिए। मिसेस बांगड़ा ने फरमाया, जुगनूबाई ने ठीक कहा, ऐसी औरत का मुंह देखना भी पाप है। उससे साफ कह देना चाहिए, आप यहाँ तशरीफ ना लावें। अभी यह खिचड़ी पकी रही थी कि आश्रम के सामने एक मोटर आकर रुका। महिलाओं ने सिर उठाकर देखा। गाड़ी में मिस खुर्शीद और विलियम किंग बैठे हुए थे। जुगनू ने मुंह फैलाकर हाथ से इशारा किया, ये तो वही आदमी है। महिलाओं का संपूर्ण समूह चिक के सामने आने के लिए विकल हो गया। मिस खुर्शीद ने मोटर से उतरकर हुड बंद कर दिया और आश्रम के द्वार की ओर चली। महिलाएं भाग भाग कर अपनी जगह आ बैठी। मिस खुर्शीद ने कमरे में कदम रखा। किसी ने स्वागत न किया। मिस खुर्शीद ने जुगनू की ओर निसंकोच आंखों से देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कहिए बाई जी, रात आपको चोट तो नहीं आई? जुगनू ने बहुत तेरी दीदा दिलेर स्त्रियां देखी थी, पर इस ढिठाई ने उसे चकित कर दिया। चोर हाथों में चोरी का माल लिए साह को ललकार रहा था। जुगनू ने ऐंठ कर कहा, जी न भरा हो तो अब पिटवा दो, सामने ही तो हूँ। खुर्शीद,
वह इस वक्त तुमसे अपना अपराध क्षमा कराने आए हैं। रात वह नशे में थे। जुगनू ने मिसेस टंडन की ओर देखकर कहा, और आप भी तो कुछ कम नशे में नहीं थे। खुर्शीद ने व्यंग समझकर कहा, मैं आज तक कभी नहीं पी सकी। मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ। पीने के लिए मैं कभी सोच भी नहीं सकी। जुगनू ने लाठी मारी। शराब से भी बड़ी नशे की चीज है कोई, वह उसी का नशा होगा। उन महाशय को पर्दे में क्यों ढक दिया? देवियां भी तो उनकी सूरत देखें। मिस खुर्शीद ने शरारत की। सूरत तो उनकी 1,00,000 2,00,000 में एक है जुगनू भाई। मिसेस टंडन ने आशंकित होकर कहा, नहीं, उन्हें यहाँ लाने की जरूरत नहीं। आश्रम को हम बदनाम नहीं करना चाहते। मिस खुर्शीद ने आग्रह किया, मामले को साफ करने के लिए उनका आप लोगों के सामने आना बहुत जरूरी है। एक तरफा फैसला आप क्यों करती हैं? मिसेस टंडन ने टालने के लिए कहा, यहाँ कोई मुकदमा थोड़े ही पेश है। मिस खुर्शीद, वाह, मेरी इज्जत में बट्टा लगा जा रहा है और आप कहती हैं कि कोई मुकदमा नहीं है। मिस्टर किंग आएंगे और आपको उनका बयान सुनना ही पड़ेगा। मिसेस टंडन को छोड़कर और सभी महिलाएं किंग को देखने के लिए उत्सुक थीं। किसी ने भी विरोध न किया। खुर्शीद ने द्वार पर आकर ऊंची आवाज से कहा, तुम जरा यहाँ चले आओ। हुड खुला और मिस लीलावती रेशमी साड़ी पहने मुस्कुराती हुई निकल आईं। आश्रम में सन्नाटा छा गया। देवियां विस्मित आंखों से लीलावती को देखने लगी। जुगनू ने आंखें चमकाकर कहा, उन्हें कहाँ छिपा दिया आपने? खुर्शीद, छू मंतर से उड़ गए। जाकर गाड़ी देख लो। जुगनू लपक कर गाड़ी के पास गई और खूब देखभाल कर मुंह लटकाए हुए लौटी। मिस खुर्शीद ने पूछा, क्या हुआ, मिला कोई? जुगनू, मैं यह त्रिया चरित्र क्या जानूं? और मर्दों को साड़ी पहनाकर आंखों में धूल झोंक रही हो, ये तो वही है, कल रात वाला। खुर्शीद, खूब पहचानती हो। जुगनू, हाँ, तो अंधी थोड़ी ही हूँ। मिसेस टंडन, क्या पागलों सी बातें करती हो जुगनू, यह तो डॉक्टर लीलावती हैं। जुगनू उंगली चमकाकर, चलिए चलिए, लीलावती हैं। साड़ी पहनकर औरत बनते लाज भी नहीं आती। तुम रात को इनके घर नहीं थे? लीलावती ने विनोद भाव से कहा, मैं कब इनकार कर रही हूँ? इस वक्त लीलावती हूँ, रात को विलियम किंग बन जाती हूँ। इसमें बात ही क्या है? देवियों को भी अब यथार्थ की लालिमा दिखाई दी। चारों तरफ कह कहे पड़ने लगे। किसी ने तालियां बजाई तो कोई डॉक्टर लीलावती की गर्दन से लिपट गई। कोई मिस खुर्शीद की भी पीठ थपथपा रही थी। कई मिनट तक हु हुक मचता रहा। जुगनू का मुंह उस लालिमा में बिल्कुल जरा सा निकल आया। जबान बंद हो गई। ऐसा चरका उसने कभी न खाया था। इतनी जलील कभी न हुई थी। मिसेस मेहरा ने डांट बताई, अब बोली दाई, लगी मुंह में काले कि नहीं? मिसेस बांगड़ा, इसी तरह सबको बदनाम करती रहती है ये। लीलावती, हाँ, तो आप लोग भी तो इसी की बात पर विश्वास कर लेती हैं। ये जो कहती है आप सब उसी को सच मान लेती हैं। इस हड़बंग में जुगनू को किसी ने जाते न देखा। अपने सिर पर यह तूफान उठते देखकर उसे चुपके से सरक जाने में ही अपनी कुशल मालूम हुई। पीछे के द्वार से निकली और गलियों गलियों भागी। मिस खुर्शीद ने कहा, जरा उससे पूछो मेरे पीछे क्यों पड़ गई थी? मिसेस टंडन ने पुकारा, पर जुगनू कहाँ है? तलाश होने लगी और जुगनू गायब। उस दिन से शहर में फिर किसी ने जुगनू की सूरत नहीं देखी। आश्रम के इतिहास में यह मामला आज भी उल्लेख और मनोरंजन का विषय बना हुआ है। और दोस्तों, ये बात भी बिल्कुल सच है। हम लोगों की कई सुनाई बातों पर बहुत भरोसा करते हैं और कई बार तो आंखों देखा भी गलत होता है, जैसा जुगनू बाई के साथ हुआ। इसलिए हमें इतनी जल्दी किसी की भी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें एक बार सोचना ज़रूर चाहिए। वैसे आपको ये कहानी कैसी लगी, आप मुझे अपने कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। मुझे आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और अभी तक मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।